सबसे पहले बात आज के सबसे बड़े सम्मेलन की करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 समिट के लिए इंडोनेशिया के लिए बाली रवाना होने वाले हैं। 45 घंटे के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 20 कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठकों में यहां करीब 10 विश्व नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं। 15 नवंबर को पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। यही नहीं, G20 समिट के समापन पर इंडोनेशिया भारत को G20 की प्रेसिडेंसी भी सौंपने वाला है। तो यह है आज की शानदार खबर। देखिए, जिस वक्त दुनिया उथल पुथल से गुजर रही थी, तमाम देश आर्थिक संकट के मुहाने पर हैं, ऐसे में इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन बहुत अहम माना जा रहा है। हर बार की तरह इस बार सम्मेलन में भी दुनिया की नजरें भारत पर रहने वाली, क्योंकि ये शिखर सम्मेलन भारत के लिए बहुत खास है। 1 दिसंबर से 1 साल के लिए भारत G20 ग्रुप की अध्यक्षता करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता प्राप्त करेंगे और इसके अलावा G20 के सदस्य देश दुनिया के सामने आई चुनौतियों पर मंथन करने जा रहे हैं। महामारी के बाद आर्थिक सुधारों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा देखिए, खाद्य सुरक्षा जैसे अहम मसलों पर भी सम्मेलन में चर्चा होने जा रही है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये G20 सम्मेलन हो जा रहा है और यूरोप में चल रहा संघर्ष और इसके प्रभाव, इस पर विशेष सबकी नजर रहने वाली है। देखिए, खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि देखिए कोरोना काल के बाद से खाद्य सुरक्षा को लेकर तमाम देश अपने अपने संरक्षण को लेकर जोर देते रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके समेत दुनिया के ऐसे ही कई दिग्गज नेताओं का मेला लग रहा है इंडोनेशिया के बाली में। दुनिया के इस बड़े मेले का नाम है G20 शिखर सम्मेलन। 14 से 16 नवंबर तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में विश्व शक्ति बनकर भारत इंडोनेशिया जा रहा है और पीएम मोदी इसका नेतृत्व करने जा रहे हैं। जी हां, धीरे धीरे भारत विश्व के उन शक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल होता जा रहा है जो जियोपॉलिटिक्स को नियंत्रित करते हैं। 15 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली शहर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भारत इसी हैसियत के साथ शिरकत करने जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये 17वां G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था वाले देशों के संगठन G20 में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद होंगे। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री करीब 45 घंटे बिताएंगे। इस दौरान पीएम मोदी के 20 से ज्यादा कार्यक्रम तय किए गए हैं। पीएम मोदी इस समिट में 3 दिनों तक रहेंगे। वो वहां 3 प्रमुख सत्र, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन में हिस्सा लेंगे। मोदी द्विपक्षीय बैठकों में करीब 10 विश्व नेताओं से मुलाकात करेंगे। मोदी यहां एक सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। इंडोनेशिया में डायस्पोरा से जुड़ने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित होगा। वो 15 नवंबर को भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। G20 की थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्ग के तहत वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। इस साल रूस यूक्रेन युद्ध पर विश्व के नेताओं के रुख पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी। जग जाहिर है कि भारत युद्ध को रोकने और दोनों पक्षों को बातचीत करने की वकालत करता रहा है। इसके साथ ही भारत ने इस मुद्दे पर लगातार एक संतुलित रेखा रखी है।
वहीं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और पीएम मोदी के बीच संभावित द्विपक्षीय बैठक पर उत्सुकता से नजर रखी जा रही है, क्योंकि दोनों देश अपनी राजनीतिक द्विपक्षीय साझेदारी का विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं। उधर मोदी या जिनपिंग की मुलाकात के बारे में भी अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि इससे पहले एससीओ के सम्मेलन के दौरान दोनों नेता समरकंद में एक दूसरे से नहीं मिले थे। हर साल एक अलग G20 सदस्य राष्ट्र सम्मेलन का अध्यक्ष होता है और वही इसका एजेंडा भी तय करता है। इस साल सम्मेलन का अध्यक्ष राष्ट्र इंडोनेशिया है, जो चाहता है कि बाली सम्मेलन में महामारी के बाद स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक समाधानों और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर चर्चा हो। इंडोनेशिया अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा देना चाहता है। इस सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के नेता आपस में मुलाकात करते हैं और आपसी सहयोग से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। इस सम्मेलन के वार्षिक सभा के समापन समारोह में इंडोनेशिया G20 प्रेसिडेंसी भारत को सौंप देगा और भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारत के लिए जो सम्मेलन है बेहद खास है, क्योंकि इस सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अगली अध्यक्षता मिली है। अगले साल सितंबर में भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। पीएम मोदी के बाली दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतीयों में भी काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री जी G20 समिट के लिए यहां आ रहे हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि भारत इंडोनेशिया से G20 की प्रेसिडेंसी लेने वाला है। जहां तक G20 समिट का सवाल है, भारत ने इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी को एक कंटिन्यूअस लगातार दृढ़ सहायता प्रदान की है। भारत के प्रधानमंत्री का इस समारोह में हिस्सा लेना इस तरह से भी महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी अपनी प्रेसिडेंसी का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के जो लीडर्स हैं उन सब के सामने हमारे प्रेसिडेंसी की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बता पाएंगे। यहाँ जो इंडोनेशिया में या बाली में जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनको भारत में हो रही आर्थिक प्रगति और विश्व में बढ़ती हुई इनकी साख के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों और उनके इफेक्टिव कार्यान्वयन के बारे में अच्छी तरह पता है। इसलिए भी यहाँ हर व्यक्ति, भारतीय मूल का हो, भारतीय हर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी से मिलने को, उनकी बातों को सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित है। ये बात राजधानी दिल्ली की हो जाए। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की प्रगति मैदान में आज से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हो रहा है और इस साल के ट्रेड फेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ तौर पर देखने को मिलेगी। इस बार अंतर्राष्ट्रीय मेले में वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल थीम पर विशेष जोर दिया गया है। देखिए, 14 नवंबर से 27 नवंबर तक ये जो ट्रेड फेयर है ये चलेगा। शुरुआत के 5 दिन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए रहेंगे, तमाम एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। 19 नवंबर से ये आम जनता के लिए खुल जाएगा। एंट्री का समय जो है रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तय किया गया है। देश भर से 2000 से अधिक दुकानदार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ट्रेड फेयर के लिए इस बार मेट्रो ने विशेष तैयारियां की हैं। किसी प्रकार की असहूलियत ना हो, सहूलियत के आधार पर यह फैसला लिया गया है। सड़क स्टेशनों पर टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ देखिए, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट मिल सकेंगे। हफ्ते के 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक युवाओं के लिए इसमें टिकट की कीमत 80 रुपए होगी और बच्चों के लिए मात्र 40 रुपए। वहीं देखिए, वीकेंड के लिए टिकट वयस्कों को 150 रुपए में मिलेगा। वीकेंड पर बच्चों का टिकट जो है 60 रुपए में मिलेगा। एक बात तो स्पष्ट है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो अगर वीकडेज में जाएंगे तो ज्यादा आपके लिए लाभ होगा। साथ ही देखिए, व्यापार मेले का आयोजन करने वाली वाणिज्य मंत्रालय की इकाई इंडिया ट्रेड प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस बार जो है इस साल बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य हैं। विदेशी भागीदारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, टर्की,
संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित 12 देशों से हैं। आज देश अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती मना रहा है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। दिल्ली में सुबह सुबह कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के नेताओं ने पंडित नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आजादी के लिए जीवन के 3,259 दिन जेल में गुजारे। पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उनकी जन्म जयंती के मौके पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। ये तारीख आज 14 नवंबर है, यानी राष्ट्रीय बाल दिवस है। बाल दिवस के मौके पर मुंबई के एक अस्पताल में अनोखा जश्न मनाया गया। इस मौके पर देखिए, मुंबई के ग्लोबल अस्पताल में उन 100 बच्चों को बुलाया गया जिनको इस अस्पताल में नई जिंदगी मिली है। वो बच्चे जो अब एक आम जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, हंसते खिलखिलाते ये वो मासूम हैं जिन्होंने मौत को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। मुमकिन है इन खुश रंग चेहरों के पीछे छिपे दर्द का हमें और आपको एहसास ना हो, लेकिन वो तकलीफ जानलेवा थी। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब लिवर ट्रांसप्लांट के इन नौनिहालों को नई जिंदगी मिली। आज वर्षों बाद एक बार फिर वो ही अस्पताल है, लेकिन इस बार मौका इलाज का नहीं बल्कि बाल दिवस के जश्न का है। मुंबई के इस ग्लोबल अस्पताल में 100 में से 50 बच्चे जमा हुए। जमकर मस्ती की गई। किसी ने रैंप पर वॉक किया तो किसी ने फिल्मी डायलॉग के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया। तो हमने सोचा एक अलग तरीके से चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करेंगे। जो ट्रांसप्लांट्स पेशेंट्स हमारे यहाँ ट्रीट होके गए हैं, नॉर्मल हुए हैं अभी, उन सब के साथ अभी चिल्ड्रंस डे बनाने का प्लान था। और डॉक्टर्स, क्योंकि जो डॉक्टर लोग काम करते हैं उनको उसके बाद वो पेशेंट क्या है ठीक होके तो निकल जाता है, लेकिन उनके साथ वो इंटरेक्शन और गेम प्लान एंड उनके लिए जो सेटिस्फेक्शन आज उन बच्चों को देखने के लिए कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए, वो अलग ही है। इसलिए हमने अलग तरीके से इस बार चिल्ड्रंस डे मनाया। अच्छा सेलिब्रेशन है, मीन्स उनकी वी आर सेलिब्रेटिंग अ न्यू लाइफ फॉर देम एंड बहुत खुशी हो रही है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आगे जाके पूरी नॉर्मल जिंदगी, प्रोडक्टिव लाइफ जिएंगे। आगे जाके दे विल बी प्रोफेशनल्स इन वेरियस फील्ड्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। सो बहुत अच्छा लगता है। वी आर गिविंग न्यू लाइफ टू अ ग्रेट किड एंड आगे जाके वो कंट्री का फ्यूचर बनेंगे। ग्लोबल अस्पताल में आयोजित हुए इस हाफ डे कार्निवल में जमकर मस्ती हुई। अस्पताल के स्टाफ से लेकर डॉक्टर्स और बच्चों के माता पिता सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दार्जिलिंग में घूम विंटर फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। ऐसे में टॉय ट्रेन की नाइट द जॉय राइड का सैलानियों को तोहफा मिला है। वहीं आज बाल दिवस के मौके पर दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेष टॉय ट्रेन राइड भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। दार्जिलिंग की खूबसूरत पहाड़ियां और उनके बीच चलती हुई टॉय ट्रेन। इन दिनों यहाँ घूम विंटर फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से सैलानियों का जमावड़ा लगा है।
टॉय ट्रेन प्रेमियों के लिए ये फेस्टिवल और भी खास होने वाला है, क्योंकि अब यात्री रात में इस टॉय ट्रेन का लुत्फ उठा सकेंगे। रात को हम लोगों ने घूम फेस्टिवल है हमारा 12 नवंबर से 4 दिसंबर तक, तो उसके लिए हमने स्पेशल नाइट जॉय राइड शुरू किया है फ्रॉम 12 नवंबर ऑनवर्ड्स। उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग ये स्पेशल नाइट जॉय राइड अभी लॉन्च कर रहे हैं। बाल दिवस पर यानी आज के लिए यहाँ दिव्यांग बच्चों को लुभाने के लिए खास जॉय राइड का इंतजाम है। टूरिस्ट मूवमेंट इसके हिसाब से हम कुछ और जॉय राइड्स चलाएंगे। जैसे अभी 14 को हम चिल्ड्रंस डे पे एक हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल जॉय राइड चला रहे हैं। घूम विंटर फेस्टिवल के चलते घूम स्टेशन पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते दार्जिलिंग की संस्कृति को देश भर में अलग पहचान मिलेगी। और इस पहल से दार्जिलिंग में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही पर्यटकों के लुत्फ के लिए टॉय ट्रेन की नाइट राइड इसमें सोने पर सुहागा का काम करेगी। दार्जिलिंग से जयदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले कुछ सालों में कश्मीर में काफी कुछ बदल रहा है। आतंक के साए से निकलकर अब कश्मीर शांति और सुकून की सांसें ले रहा है। ऐसे में इन दिनों कुलगाम में जश्न कश्मीर का रंग जमा हुआ है और इस कार्यक्रम में कश्मीर का वो हर रंग है जिसके लिए कश्मीर जाना जाता है। बदल रहा कश्मीर, बदल रही कश्मीरियत। ये कश्मीरियत का उत्सव है। फिजा में अमन चैन है। इस माहौल में ये धुन कानों में मधुरता का रस घोल रहा है। तस्वीरें कश्मीर के कुलगाम की है, जहां पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के मकसद से जश्न कश्मीर नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कश्मीरी चक्री, बैंड पैंथर के साथ पारंपरिक नृत्यों का ये संगम लोगों का मन मोह रहा था। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे स्कूली छात्रों का उत्साह देखने लायक था। सपोर्ट करें और जो हमें टैलेंट है वो हमने बाहर निकाला। आई मीन कि जिसके पास भी जो भी टैलेंट है, मैं उससे रिक्वेस्ट करनी कि वो टैलेंट दिखाए किसी को। बहुत ही अच्छा हुआ हमारे लिए, गर्ल्स के लिए। हमारा अपना कश्मीर जो है, हम अपनी कश्मीर ट्रेडिशन को आगे ले जा सकते हैं, हमें किसी को दिखा सकते हैं। हमें हमारे अंदर भी ऐसा टैलेंट है जिससे हम अपनी कश्मीर को दिखा सकते हैं कहीं पे। बिल्कुल आगे भी जारी रहे ऐसे प्रोग्राम और अच्छा से इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिले। दरअसल इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, जम्मू कश्मीर एकेडमी आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज और शाह कलंदर थिएटर के साझा सहयोग से किया गया था, जिसमें घाटी के तमाम कलाकारों ने भाग लिया। टैलेंट को वो पोर्ट्रे करते हैं और स्पेशली इसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसी की एक पहल है जहां पर हम लोग अपना जो कश्मीर का जो लोकल आर्ट है, चाहे वो ट्राइबल आर्ट है, चाहे वो कोर कश्मीरी आर्ट है, उसको पोर्ट्रे करने की और प्रमोट करते हैं हम ऐसे आर्टिस्ट। ये भी ये प्रोग्राम बार बार करें ताकि इनको भी एक रहनुमाई मिले, एक रहबरी मिले और इनको एक प्लेटफार्म मिले जहां से निकल के बड़े बड़े मंच पे जाके अपनी जो टैलेंट है उसको दिखा सके। जाहिर है ये तस्वीरें सुकून दे रही है, क्योंकि ये नया कश्मीर है। एक नई पीढ़ी जो बदल रहे कश्मीर में बड़ा बदलाव लाने के लिए बेकरार है। अशरफ वानी, कुलगाम, गुड न्यूज टुडे। घाटी में इन दिनों बाहर आई हुई है लाइट, कैमरा और एक्शन की गूंज अब घाटी में सुनाई देने लगी है। भारतीय सेना ने कश्मीर में छिपे टैलेंट को निखारने और सही प्लेटफॉर्म देने के लिए एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है। देखिए कश्मीर से हमारी एक खास रिपोर्ट। कश्मीर की ये वादियां एक तरफ सैलानियों से गुलजार है, तो दूसरी तरफ यहाँ की खूबसूरती एक बार फिर से सिनेमा के रुपहले पर्दे पर भी दिखाई देने लगी है। अरसे बाद एक बार फिर कश्मीर घाटी में फिल्मों की शूटिंग की हलचल हो रही है और इसी हलचल को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने भी कमर कस ली है।
यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि हम इस फील्ड में भी घुसना चाहते हैं, तो हमने ये शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल खोलने की सोची। हमने सिर्फ बॉलीवुड को एक आमंत्रण दिया, तो हमने सिर्फ एक कॉल दिया, तो बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स यहाँ पर आ गए। दे हैव मेंटर्ड, दे हैव डिसाइडेड टू गाइड द यूथ ऑफ J&K टुवर्ड्स making this short films, and this will probably be a medium for them to develop, showcase their creativity and emerge as possible, being breadwinners for their families. सेना की उत्तरी कमान ने उधमपुर में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के युवा फिल्म निर्माताओं को सशक्त बनाने के मकसद से एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल दिल मांगे मोर का आयोजन किया है। दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन जाने माने फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली ने किया। ये इनिशिएटिव बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का। ये दिल मांगे मोर एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है जिसमें J&K और लद्दाख के यूथ को इनवाइट किया जा रहा है। यूथ या किसी को भी इनवाइट किया जा रहा है फिल्म्स बनाने के लिए, और नेशन बिल्डिंग की तरफ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का। 10 दिसंबर तक सभी शॉर्ट फिल्मों को ऑनलाइन सबमिट करना है और इसके बाद 16 दिसंबर को उधमपुर में फेस्टिवल का ग्रैंड फिनाले होगा और टॉप 3 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। फिल्में जब बनाते हैं तो एक बहुत ही शिद्दत और बहुत ही पैशन का काम है, बहुत ही पैशन का काम है फिल्में बनाना। लेकिन सही मायने में जो उसका रिवॉर्ड है वो इस तरह के इंटरैक्टिव फोरम्स है। एक तो हमको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को मिलता है, और ना सिर्फ वो, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन जब इंडियन आर्मी ने जैसे आयोजन किया दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का, तो उस कैंपेन को एक सीरियस दिशा मिल जाती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्वतंत्र और प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं को एक नया प्लेटफॉर्म देने के मकसद से ये अनोखी पहल शुरू की गई है, जिससे बदलते हालात के साथ ही कश्मीरियों में टैलेंट को भी आगे बढ़ाया जा सके। अनिल दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जब भी पुलिस का नाम आता है तो आम लोगों के जहन में एक अलग सी छवि उभरने लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के एक हेड कांस्टेबल भूप सिंह यादव से मिलने के बाद आपका खाकी के प्रति नजरिया जो है बदल जाएगा। भूप सिंह कई साल से स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं। बाल दिवस के मौके पर एक बार फिर पुलिस अंकल की ये स्पेशल क्लास देखिए। लखनऊ के गोमती नगर के एक स्कूल में कुछ इस तरह चल रही है पुलिस अंकल की क्लास। ओके, तो देखिए, सड़क पर पद यात्रियों को हमेशा सड़क के बाएं चलना चाहिए। कहां चलना चाहिए? बाएं। हिंदुस्तान में सड़क पर चलने का नियम है अपने बाएं। कहां है? खाकी वर्दी पहने जिन जनाब को आप देख रहे हैं, उनका नाम है भूप सिंह यादव। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। फिलहाल स्कूल के ग्राउंड में भूप सिंह की ट्रैफिक क्लास चल रही है। भूप सिंह इस ट्रैफिक क्लास में स्कूली छात्रों को ट्रैफिक के नियम समझा रहे हैं। सड़क के किस तरफ चलना है और कैसे नहीं चलना, ये बता रहे हैं। अपने बाएं नहीं चलते हैं और सड़क पे कभी झुंड बनाकर, पंक्ति बनाकर, फ्रेंडशिप कर या गुइया ना। भूप सिंह रोजाना होने वाली दुर्घटनाओं से पूरी तरह वाकिफ हैं। उन हादसों को टालने के लिए क्या जरूरी है, वो उनसे बेहतर और कौन बता सकता है। आप अगर चलाते तो आप भी लगाइए, घर पे मम्मी पापा कोई भी चलाते हैं, चेक करिए जाके कि बेल्ट लगाइए और चेक करना कि कितना उसमें हाथ चला जाएगा। बहुत ढीला होता है, ये ढीला नहीं होना चाहिए। इतना आप समझ गए? पिछले 23 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। भूप सिंह अपनी सरकारी छुट्टियों में इस तरह की क्लास हमेशा लगाते हैं, कभी किसी स्कूल में तो कभी किसी मोहल्ले के पार्क में। भूप सिंह की ये क्लास बदस्तूर जारी है। पुलिस में सरकार के दौरान कई बार विभत्स सड़क दुर्घटनाओं के दृश्य देखे तो मुझे लगा कि इनमें काफी ऐसी दुर्घटनाएं थीं जिनको नियमों का पालन या जानकारी होने पर रोका जा सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर कुछ काम किया जाए
और मैंने एक छोटा सा संकल्प लिया कि हर वर्ष अपनी ईएलसीए छुट्टी लेकर स्वेच्छा से स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों को सड़क यातायात के प्रति जागरूक करूंगा, ताकि भविष्य में इन नैनहालों की सड़क दुर्घटनाओं में जीवन न जाए। पुलिस अंकल की ये क्लास कितनी अहम है और इसके कितने फायदे हैं, ये स्कूली बच्चे अच्छी तरह समझ रहे हैं। बाल दिवस के मौके पर इन छात्रों के लिए इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता है। सर, आज हमारे स्कूल में सर आए थे, भूप सिंह यादव सर। उन्होंने हम लोग को यातायात के जो नियम होते हैं उसका पालन करना बताया। उन्होंने अपनी एक बहुत ही अच्छी नीति सिखाई, DRCO करके थी। उसमें जो ड्राइवर की भी गलती होती है, यातायात जब हम लोग करते हैं और जब कहीं जाते हैं तो उसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें ड्राइवर की भी गलती होती है, अदर्स की भी गलती होती है, और बहुत सारी रोड्स और क्लाइमेट्स के भी होते हैं। हमें जब हमेशा ट्रैफिक रूल का फॉलो करना चाहिए, हमेशा उसके हिसाब से ही सारे काम करने चाहिए। निकलते वक्त हमें पहले तो देखना चाहिए कि गाड़ी सही है या नहीं, और उसे निकलते सावधानी के साथ निकलना चाहिए। सारी चीजें, गाड़ी प्रॉपर है, हेलमेट, कागज उसके प्रॉपर, और सर पहली बात तो उसका लाइसेंस होना चाहिए चलाने के लिए। बड़ा लेसन सीखा है कि अपनी लाइफ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कुछ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके, और मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सर ने बहुत सारे कोड्स बताए जिसे इजीली मैंने कैच किया है कि कैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने घर पे जाके सबको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले मेरे घर से स्टार्टिंग हो, मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई बहन इस चीज को फॉलो करें, और फिर वो अपनी सोसाइटी में सबको बताएं, जिससे सबको ये रूल्स मालूम हो सके। और मतलब बहुत सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं हम, अपनी ही साथ में और सबकी भी लाइफ को सेव कर सकते हैं। सर का बताने का बहुत यूनिक तरीका था। सीखा तो बहुत कुछ सर से हमने, पर सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हर चीज की। हमेशा लेफ्ट साइड में चलाओ, हेलमेट पहन के चलाओ। बहुत से लोग हेलमेट नहीं यूज करते, बट सर ने इतने एंटरटेनिंग तरीके से सिखाया कि हमें सब अच्छे से समझ आ गया। 1997 में कन्नौज से शुरू हुई भूप सिंह की ट्रैफिक की पाठशाला हर रोज किसी न किसी स्कूल में सजती है। नौकरी के 23 साल में 1051 ऐसे ही कैंप लगाकर 5 लाख से अधिक बच्चों को भूप सिंह ट्रैफिक के प्रति संजीदा और जागरूक कर चुके हैं। जिस देश में लाखों लोग सड़क पर सफर करने के दौरान एक मामूली सी लापरवाही के चलते जान गंवा बैठते हैं और दूसरों की जिंदगी पर भी खतरा पैदा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोशिश एक सिपाही की बीते कई सालों से इस बात की कोशिश कि लोगों की जिंदगी बचे और सड़क का सफर सुरक्षित हो। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। उज्जैन में भगवान महाकाल मंदिर में दर्शन की व्यवस्था में फिर बदलाव हुआ है। भक्तों की सुविधा के लिए महाकाल मंदिर समिति ने कुछ नियम बनाए हैं। श्रद्धालु अब 1500 रुपए का टिकट कटवाकर गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकेंगे। अभी एक दिन में 1500 रुपए के 580 टिकट जारी किए जा रहे हैं। 1500 रुपए की रसीद कटवाने वाले भक्तों को 15-15 के ग्रुप में गर्भगृह में दर्शन और पूजन हेतु एक बार में छोड़ा जा रहा है, ताकि नंदी मंडपम से सामान्य दर्शनार्थियों को भी बाबा महाकालेश्वर के दर्शन आसानी से हो सके। इसके अलावा टिकटों की कालाबाजारी के मामलों को देखते हुए अब 1500 रुपए की रसीद से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के फोटो भी स्कैन होंगे। साथ ही गर्भगृह और नंदी हॉल में मोबाइल से फोटोग्राफी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल महाकाल कॉरिडोर के खुलने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण मंदिर में अव्यवस्था का आलम देखने को मिल रहा है। इसी को दुरुस्त करने के लिए ये कदम उठाए गए। ठीक है, आज महत्वपूर्ण दिन है। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है। इंसुलिन के खोजकर्ता डॉक्टर फेडरिक के जन्मदिन पर हर साल यह दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे पहली बार साल 1991 में मनाया गया और इस साल डायबिटीज डे की थीम खास है। तो चलिए आपको बता दें कि ये डायबिटीज को लेकर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे लिए बहुत खास हो जाते हैं। देखिए, एक कड़वी सच्चाई ये है कि आज 20 से 79 साल के 463 मिलियन लोग दुनिया भर में डायबिटीज के शिकार हैं। मधुमेह या डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज जो हैं चीन, भारत, अमेरिका में पाए जाते हैं और इस बीमारी को लेकर सबसे खराब स्थिति जो है साउथ ईस्ट एशिया को देखने को मिलती है। यहाँ के जो देश हैं सबसे ज्यादा इसकी चपेट में हैं। यहाँ डायबिटीज के अकेले 98% मरीज हैं। हालांकि इस बीमारी की रोकथाम संभव है और इसे घातक बनने से पहले रोका जा सकता है। इसके लिए बस आपको समय से इलाज कराना चाहिए। देखिए, डायबिटीज के लक्षणों को लेकर जागरूकता भी इस बीमारी में हमें आपको बचा सकती है। हमको जागरूक होना चाहिए, पहले समझना चाहिए बीमारी क्या है। देखिए, अगर आप मधुमेह के शिकार हैं तो डॉक्टर्स के संपर्क में रहें
और सेल्फ मॉनिटरिंग इसमें बहुत आवश्यक हो जाती है। ये जानना जरूरी है कि डायबिटीज की अनदेखी किडनी और लीवर के लिए बहुत घातक हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज जो है वो जंग की तरह काम करती है। सेहतमंद जीवन शैली अपनाकर और आहार और वेट मैनेजमेंट पर ध्यान देकर डायबिटीज की बला को टाला जा सकता है। डायबिटीज में टाइप 1 और टाइप 2 का फर्क भी पता होना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, कुल मिलाकर हमारी संतुलित जीवन शैली डायबिटीज जैसे खतरे को टाल सकती है। अगर आप अच्छा आहार लेंगे, संतुलित भोजन लेंगे, व्यायाम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बच सकते हैं।